हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं कुछ क्वेरीज की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आज है सैटरडे का दिन, तो आज कोई मार्केट पे बात नहीं करेंगे। नॉर्मल कल का मार्केट था तो बढ़िया था, जो आपने देखा ही होगा। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो सबका पोर्टफोलियो पॉजिटिव हुआ ही होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर पीएसयू स्टॉक 20 से 30% डाउन है, लेकिन पीएसयू एमएफ 5% ही डाउन है टॉप से। तो क्या पीएसयू या किसी भी ट्रेंडिंग सेक्टर में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना बेटर है? हाँ, अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड इज बेस्ट तो म्यूचुअल फंड बेस्ट, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, पर म्यूचुअल फंड बेस्ट है अगर बिल्कुल दिमाग लगाना चाहते हैं। और मैं कह रहा हूँ सेक्टर स्पेसिफिक ना होके आप क्यूमुलेटिव गेम कीजिए। जो फ्लेक्सी कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, उसमें क्या होता है सेक्टर का रोल खत्म हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने मान लो किसी जैसे इसी की बात कर लेते हैं, पीएससी स्टॉक में लगाया है और आपने जिस समय लगाया उसमें वो सेक्टर साल 2 साल वहां से चला ही नहीं, तो होगा क्या, आपका मोरल डाउन हो जाएगा और आपको रिटर्न नहीं बनेगी, तो लोग आपको लगेगा कि यार म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता है। तो वही सबकी तरह कहानियां बनेंगी। तो इससे अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड में जो क्यूमुलेटिव होते हैं ना, कॉन्ग्लोमरेट टाइप, जिसमें सभी सेक्टर आ जाते हैं लगभग, उन म्यूचुअल फंड्स को लीजिए। आगे चलते हैं। सर, व्हाट्स इन माय एआई फिक्सेस दिस पीएसबी, पीएनबी एंड पीएसयू बैंक एनालिसिस। देखो, मैं बैंकों से दूर रहता हूँ, फाइनेंस कंपनियों से वैसे ही दूर रहता हूँ, तो इनमें कोई एनालिसिस बनती भी नहीं है। ठीक है ना, कोई ना तो कोई धंधा है ना कुछ है। सर, टाटा ईवी के चक्कर में टाटा मोटर गिरे जा रहा है, आपका क्या सोचना है? अरे टाटा ईवी के चक्कर में नहीं गिर रहा है, सेल्स भी कम हो रही है। अभी क्या है कि टाटा मोटर्स ने अपनी कार्स में बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे दिया। उससे होगा क्या कि भाई डिस्काउंट दे दिया तो इसका मतलब है कि कंपनी में पैसा कम आएगा। सेल तो बढ़ेगी पर मार्जिन कम हो जाएगा। मार्जिन कम हो जाएगा, उससे क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन आ जाएगा, तो वो चीज हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। So, respected sir, I like your way of presentation. Thank you. Very open-minded. Many people will not like out of syllabus content, but PL continue. Your knowledge is very helpful for small investor. All might give you good help to serve and mankind at large. Thank you, sir. Thank you. Sir, please explain me what is CFA versus CFA, CA versus CFA. अच्छा सवाल, आज कोई अच्छा स्टॉक मार्केट से हटके सवाल आया। देखो, सीए और सीएफए में सिंपल सा रूल ये है। सी पहले तो फुल फॉर्म समझिए। सीए का मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट, और सीएफए का मतलब होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट। ठीक है, दोनों में फर्क ये होता है, ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है। ठीक है, दोनों में फर्क ये होता है कि जो सीए है वो क्या काम करता है, जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की बात आती है, जहाँ पे आजकल स्टॉक मार्केट में इक्विटी रिसर्च की जो जॉब होती है ना, उसमें भी सीए को हायर करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट सीएफए का जो पर्टिकुलरली काम ही है, ये जो बेंजामिन ग्राहम ने बनाया था, उसका काम ये है कि वो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज हैं, कोई भी कंपनीज हैं, चाहे वेंचर कैपिटलिस्ट में हो, किसी में हो, इक्विटी रिसर्च का जो काम है वो पर्टिकुलर सीएफए के लिए बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये मेन अंतर है सीएफए और सीए में। अप्रिशिएट वर्क, कैन यू प्लीज सजेस्ट अ गुड प्लेटफॉर्म टू रेंट कार? रेंट कार के लिए तो आप ओला, बला बला कार और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जा सकते हो। ठीक है ना। आई डोंट नो कॉल एंड पुट मार्केट विल लॉस 2008 ऑल मैनी लॉस एंट्रीज कोविड नेक्स्ट। देखो क्या होता है ना, कॉल पुट मार्केट जो विल लॉस हुआ 2008 में, ऐसे क्राइसिस आना अब थोड़ा सा असंभव टाइप है। उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ कि उस समय इतनी ना, तो चलो उस समय कहते हैं काफी लोग कि हर्षद मेहता के टाइम पे, वो तो चलो और भी पुरानी बात हो गई, पर हर्षद मेहता के टाइम पे 1992 के आसपास स्कैम आपने देखी हो, 1992 अगर देखी हो, तो हर्षद मेहता के टाइम पे क्या हो रहा था कि मतलब रिक्शा वाला भी इन्वेस्ट कर रहा था, ऐसे कहते हैं। ठीक है ना। और इससे होता गया कि पूरी दुनिया जनता लगी हुई थी, फिर भी मार्केट गिरा था। तो वो क्राइसिस देखो कभी भी कोई भी आ सकता है, तो ये असंभव वाली सिचुएशन है फिलहाल। ठीक है, गुरु जी प्रणाम, प्रणाम साहब प्रणाम। 30 times HDFC Bank leverage 8 and Kotak only 5. Please explain, is HDFC taking higher risk with higher leverage? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हायर वो सबकी एक स्ट्रेटेजी होती है और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। हम्म, सर आप छोटे वीडियो बना के बड़े वीडियो बना देते हो। अरे क्या करूँ, आपकी क्वेरीज ही हैं तो काफी कुछ कवर कर, अब इसमें भी काफी क्वेरी तो रह जाती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सर, L&T फाइनेंस नेक्स्ट 10 ईयर कैसा रहेगा? वही फाइनेंस कंपनियों से दूर रहो। देखो, मैं तो पर्सनली दूर हूँ, मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप भी दूर रहे, बट आप खुद सोचिए ना। आप
एक शॉप खोल के बैठे हैं, एक दुकान खोल के बैठे हैं या एक कंपनी खोल के बैठे हैं, आप खुद सोचिए कि आपके धंधे में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, जिससे आपका धंधा स्केल अप भी करे, ग्रो भी करे, मार्जिन्स भी हो, सब कुछ हो। अगर आप अपने ऊपर लेके सोचेंगे ना, तो आप इस धंधे को बेटर समझ पाएँगे, ठीक है ना? तो ज़रूरी नहीं है वो फाइनेंस ही हो, हर सेक्टर के लिए एप्लीकेबल, ठीक है? सर मेरे पास अगर किसी कंपनी के शेयर हैं और वो डीलिस्ट हो जाती है, तो उन शेयर का क्या होगा और मैं उनकी डिटेल्स डीलिस्टिंग के बाद में कहाँ और कैसे देख सकता हूँ? अगर आपके पास कोई शेयर है और डीलिस्ट हो भी जाता है तो टेंशन की बात नहीं है। आरटीए होता है, रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट। आपको वो शेयर के उस जो कंपनी है उसकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ में इन्वेस्टर का जो सेक्शन होता है वहाँ पे आपको आरटीए डिटेल्स मिल जाएगी। आगे आप उनसे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। क्या करना है शेयर का वो सब बता देंगे। ठीक है ना? उनका ईमेल्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह सब होता है। ठीक है? सर आई हैव इनहेरिटेड 1000 स्टॉक्स ईच ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड धनलक्ष्मी बैंक। ठीक है? बट वी हैव नेवर मेड it to the stock price for the last 10 years. What do you suggest the way forward? ठीक है? तो मतलब आप कहना चाहते हो कि आपके पास 1000 स्टॉक है दोनों के, सेंट्रल बैंक और धनलक्ष्मी। देखो फिर वही बैंक वाली बात आ गई। बैंक वाली कंपनियों से दूर, मैं तो दूर हूँ। अब मैं क्वेरी नहीं लूंगा बैंक वाली कंपनी से। ठीक है? नेक्स्ट सवाल है कि सर जहाँ 4 लाख करोड़ सिर्फ आईपीओ में पैसा आ रहा है और अगर अडानी इस बुल मार्केट में पैसा नहीं उठा पा रहा है तो बियर मार्केट में इसको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। नहीं उठा रहा है ऐसी कोई बात नहीं। अभी हाल ही में आपने न्यूज देखी हो, अखबार में भी आई थी। आईटीटी सीमेंटेशन में अडानी ने शेयर अडानी को एक्वायर किया है। ये 11वां अधिग्रहण है इस साल का। तो अडानी का तो विजन बहुत बड़ा है, तो आप उसको तो छोड़ दीजिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है ना? और आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यू आर ग्रेट सर, थैंक फॉर शेयरिंग योर व्यूज। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आगे चलते हैं। कोई रिलेवेंट चीजें पूछो जिससे थोड़ा सा मजा भी आए। सर आई एम लुकिंग फॉर प्रेजेंट 4-7 stocks which can go like MRF, Page Industries, etc. I can hold them for 10 to 20 years. How I can identify among present companies? देखो, आइडेंटिफाई करने का सीधा सा तरीका, कंपनी का धंधा बढ़ता हुआ होना चाहिए, कंपनी का मार्जिन बढ़ता हुआ नहीं हो, कम से कम स्टैटिक हो, कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा होना चाहिए। एक कंपनी में आप अपने धंधे में क्या देखते हो वो चीज उस कंपनी में देख लो, बस आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप अगर अभी देखना चाहो तो एग्जांपल के लिए आप बीकाजी को देखिए, डोम्स इंडस्ट्रीज को देखिए, अनंत राज को देखिए। और मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, हाँ फिलहाल तो ये देखिए। ठीक है ना? काफी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं मार्केट में। ठीक है ना? इनको देखिए, आपको लगेगा कि हाँ यार ये ऐसी कंपनी है जो अपन तो यूज कर ही रहे हैं। जैसे बीकाजी है, बीकाजी आजकल गिफ्टिंग में काम आ रही है, तो अपन तो यूज कर ही रहे हैं, आने वाली पुश्तें भी वो चीज यूज करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। डियर सर, please throw light on P and price to book value. When to check which one is, some stock have PE 20 but price to book is 10 times. How it should read? देखो, पहले तो समझो कि पीई क्या होता है, प्राइस टू बुक क्या होता है। पीई क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो मार्केट कैप पे कितना गुना चल रहा है। अगर आपका नेट प्रॉफिट 100 करोड़ है, मार्केट कैप है 1000 करोड़, तो पीई कहलाएगा 10। किसान अपन 10 गुना के एक्स्ट्रा प्राइस देने को तैयार है। ठीक है ना? ये होता है क्या? पी। अब बात करते हैं कि प्राइस टू बुक की अगर मैं बात करूं तो प्राइस टू बुक में क्या होता है, जो आपकी बुक वैल्यू होती है। बुक वैल्यू क्या होती है कि आप जैसे या तो टोटल असेट्स में से अपने नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को घटा देते हो, तो आपकी जो शेयर होल्डर फंड है वो बच जाता है। वो शेयर होल्डर फंड आपके मार्केट कैप से भाग कर दिया जाए तो वो पता लग जाता है कि आपकी बुक मार्केट कैप अपॉन शेयर होल्डर फंड कर दोगे तो बुक वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल प्राइस टू बुक देखने का तरीका होता है कि आप, पर ये भी क्या होता है कि जो प्राइस टू बुक होती है ना, बुक्स के अकॉर्डिंग होती है। बुक्स में भी जो जैसे लैंड वगैरह है, बिल्डिंग वगैरह है, वो मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करती है। ठीक है ना? तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन आप लेना चाहो तो प्राइस टू बुक कभी मत देखो कंपनी का। ठीक है ना? ठीक है, देख लिया, एक ऊपर ऊपर से नजर डाल ली कि हाँ 10, 20, 50 कुछ चल रहा है, ठीक है देख लिया। बट अगर कंपनी में ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट लगातार आ रहे हैं, प्राइस टू बुक मैटर नहीं करेगा। आप खुद देख लो, बुल मार्केट में ऐसी कंपनियों ने रिजल्ट दिए हैं, मतलब जिनके प्राइस टू बुक 50, 60, 70, 30, 40 मतलब कुछ भी हो रहे हैं और फिर भी कंपनी चले जा रही है। ठीक है ना? तो वो चीज होती है। बियर मार्केट में तो किसी को नहीं चलना। आगे चलते हैं। रेस्पेक्ट सर, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। ले लेते हैं सर। हाई आरओई, गुड प्रमोटर, मोट इन बिजनेस मॉडल, नो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, सेक्टर लीडर, इनॉक्स इंडिया फिर भी नहीं चल रहा है, कहीं गलत स्टॉक तो नहीं ले लिया हमने?
प्लीज सजेस्ट सर। देख लेते हैं इनॉक्स इंडिया है ना, यही बोला आपने, इनॉक्स इंडिया, बिल्कुल देख लेते हैं क्या है भाई। इनॉक्स पीवीआर इनॉक्स है ना शायद ये, नहीं इनॉक्स इंडिया है, ओके। एंड लिमिट ऑफ शॉल क्या है काम इसका, सर्चिंग, धंधा दिखाओ पहले तो। वो डाउन ट्रेंड के स्टॉक को तो एवरेज भी नहीं करना चाहिए, ये मेरी पर्सनल सलाह है आपसे, ठीक है ना। और इसको तो अभी आया भी कितना, शायद ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी अभी भी आईपीओ आया है, गजब। पर ये कि 2024 से पहले आ गया तो अपडेट हो चुका होगा। धंधे कैसा है, धंधे में ग्रोथ बिल्कुल कम हो चुकी है, अभी दूर है ना। अगर अपने फ्रेश बाइंग नहीं है तो अभी फ्रेश बाइंग मत करना। मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस कह रहा हूँ कि आप अपने अनुसार करना, पर अभी इसमें कुछ भी मत करना, ठीक है ना। ये मैं कह मेरे पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ कुछ तो मतलब तगड़े ही होते हैं। क्या एक कमोडिटी ट्रेडिंग में हाई इन्वेंटरी टर्नओवर बिलो 20 वर्किंग कैपिटल डेज, स्टेबल लो EBITDA मार्जिन, 30% ROC एंड कैश एंड कैरी बिजनेस मॉडल करके बिजनेस को सस्टेनेबल बना पाऊंगा? और आपके हिसाब से क्या और किस चीज की से करने बिजनेस सस्टेनेबल बन सकता है? देखो, मेटल ट्रेडिंग है, मेटल ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको पता है कि मार्जिन थोड़े से लो डाउन होता है। आप कितनी मेटल कंपनीज के देखो, 2 3 4% के मार्जिन रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राइसेस है वो एक तरह से प्राइसिंग पावर नहीं रहती, क्योंकि सबसे बड़ा मेन रीजन इनका ये रहता है, धंधा बढ़ता रहता है क्योंकि इस चीज का डिमांड कभी कम नहीं होगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इसमें 30% मार्जिन ले पाऊंगा तो वो थोड़ा सा अनअचीवेबल चीज है, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर है, आप मेटल के कोई प्रोडक्ट बना के बेचो तो उसमें फिर हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला स्टॉक है कि सर, थैंक यू थैंक यू। प्रणाम जी सर, इक्विटी इंट्राडे एफएनओ में टैक्स स्ट्रक्चर समझाएं, रिक्वेस्ट है आपसे, इस पर एक हाईलाइट कर कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। देखो, इक्विटी इंट्राडे एफएनओ में सीधा सा तो कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 30% लगेगा तो लगेगा सर, सीधी सी बात है। इंट्राडे एफएनओ ये चीज है, और अगर आप ज्यादा इंट्राडे एफएनओ करते हैं तो जो आपको एसटीसीसी गेन होगा ना, उस पर भी 30% लगा देगी गवर्नमेंट। जो 20% लगाने थे वो 30% लगा देगी, अगर ज्यादा इंट्राडे ऑप्शन किया तो। नॉर्मल है तो फिर एसटीसीजी 20% लगेगा, एलटीसीजी पे 10% लगेगा, 15% लगेगा, और इंट्राडे और ऑप्शन में 30% लग जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ अलॉटमेंट हो गया है, क्या करूँ, रखूँ कि बुक कर लूँ? और देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि जो प्राइस है वो बियॉन्ड द लिमिट चली गई है, ठीक है ना। तो 1.5 लाख करोड़ आप LIC के धंधा देखना, LIC हाउसिंग फाइनेंस का, और भाई एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, ठीक है, दोनों का धंधा देखना कि धंधा किसका ज्यादा हो रहा है और प्राइस किसको ज्यादा दी जा रही है, आप खुद समझ में आ जाएगा कि रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। गुड इवनिंग सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, थैंक यू थैंक यू। क्या सर 50,000 पर मंथ की सैलरी से ठीक ठाक से एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए प्लीज बताएं कि नॉर्मल जीवन के लिए मिनिमम कितना सैलरी होना चाहिए लो लिविंग कॉस्ट में? देखो, मेरा ऐसा मानना है, आपको पहले ना, जिसकी भी सैलरी 1 लाख से कम है, उसको सबसे पहले ये टारगेट करना चाहिए कि पहले मैं अपनी सैलरी बढ़ाऊं, रेदर देन वो इन्वेस्टमेंट में फोकस करे। उसको फोकस ये करना चाहिए अपने कैरियर पर, अपनी जो मंथली सैलरी है उसको मिनिमम कम से कम 1 लाख रखे, अगर वो इंडिया के हिसाब से जी रहा है तो। क्योंकि 1 लाख का मतलब होता है आप काफी चीजें मैनेज कर सकते हो, आपकी SIP भी मैनेज कर सकते हो, वो कुछ 1 लाख के इंसान के ऊपर तो वैसे EMI भी होती है तो वो भी मैनेज कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो भी मैनेज कर सकते हो। एक डिसेंट है 1 लाख। 1 लाख के ऊपर है तो बियॉन्ड है कम, 1 लाख के ऊपर भी कम लगता है वैसे तो, बट 1 लाख आपने कहा ना लो लिविंग कॉस्ट में, तो 1 लाख इज द डिसेंट मंथली। आगे चलते हैं। गुड इवनिंग, ठीक है। इज टॉकिंग अबाउट चोलामंडलम फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी। अरे सर प्लीज, फाइनेंस तो नहीं, ठीक है। और कोई कंपनी नहीं है क्या?
सर टाटा मोटर्स का एनालिसिस मैंने कर दिया है। टाटा मोटर्स में अभी भाई डिस्काउंट बहुत दे रही है। टाटा मोटर्स से नहीं आने वाले कुछ कंपनियां अभी जो इस सीजन में क्या डिस्काउंट ही बहुत देगी। उससे होगा क्या, धंधा बढ़ेगा, प्रॉफिट कम होगा, प्राइस मूव नहीं करेगा या तो, या फिर डाउन में आ जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हम्म, हाँ, एक 2 मिनट एनालिसिस पूछिए काइनेस टेक्नोलॉजीज पे। चलो देख लेते हैं काइनेस टेक्नोलॉजीज। आई थिंक मैंने कुछ दिन पहले इस पे किया भी था, कुछ देखा भी था काइनेस टेक्नोलॉजीज का। आईटी एंड सॉल्यूशन बेस्ड, हायर हाई हायर लो, 33,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, धंधा भी सॉलिड स्पीड से ग्रो कर रहा है। गुड, काइनेस टेक्नोलॉजी इज गुड। ठीक है, सब कुछ ठीक है काइनेस टेक्नोलॉजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, आपको बस ये इंश्योर करना है कि मैं जिस कंपनी को जो प्राइस दे रहा हूँ और उसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ का परसेंटेज देख लो। अगर कंपनी 30% से ग्रो कर रही है और कंपनी का जो और मैं उसको जो प्राइस दे रहा हूँ वो भी अगर इस पे वो बिल्कुल जस्टिफाइबल है, तो आप उसको वो प्राइस दीजिए। बस, दैट्स इट। मैं ये नहीं कभी नहीं कहता कि ये कंपनी खराब है, ये कंपनी अच्छी है, मैं कभी नहीं कहता। बस कंपनी का एक अपना एक प्राइस होता है। ठीक है ना, आज वोडाफोन आइडिया है, वोडाफोन आइडिया है, आपको पता ही है 2 दिन में काफी गिर चुकी है, अगर आपने देखा हो। बहुत ही बकवास कंपनी है, रिजल्ट मतलब धंधा तो कुछ है ही नहीं। 71,000 करोड़ की कंपनी, ठीक है, पर क्या इसका कोई प्राइस नहीं है? मैं कहता हूँ कि मैं इस कंपनी को 100 रुपए में खरीद लूंगा। तो इसका तो एक सबका एक प्राइस होता है ना, तो सबका एक प्राइस होता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, कोई भी कंपनी खराब और बेकार नहीं होती है, हर किसी कंपनी का एक प्राइस होता है। कोई चीज कितने पे मिल रही है वो डिपेंड करता है। अगर किसी कंपनी में ग्रोथ होगी तो प्राइस फिर ऊपर ही जाएगा। ये बस कार्ड मान लो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। हम्म। और कोई स्टॉक? और आपका कोई भी लाइक शेयर सब्सक्राइब हो तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, और कोई भी क्वेश्चन हो? कैन निफ्टी एज अ होल बी मैनिपुलेटेड डिपेंडिंग अपॉन कॉल एंड पुट पोजीशन एज निफ्टी कंसिस्ट ऑफ 50 shares? If yes, then how do they do it? I understand that in case of individual script, it can be done easily. देखो, निफ्टी को मैनिपुलेट करने का मतलब आप समझ रहे हो, 50 शेयर्स मतलब दिस इज नथिंग। भाई निफ्टी में कितने हजारों करोड़ लग जाएं, निफ्टी को कोई हिला ही नहीं सकता यार। आप समझो ये चीज। एटलीस्ट इतना तो मैं जानता हूँ कि लगभग 1,000 करोड़ तक तो कोई अगर पैसा लगा रहा है निफ्टी के अंदर, 1,000 करोड़ तक, तो भी निफ्टी नहीं हिलने वाली। क्योंकि वो उसके लिए मतलब इस तरह से होगा जैसे कोई पिंच ऑफ सॉल्ट टाइप है। ठीक है, और क्या करें? बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कितने क्वेश्चन है कि होल्ड करें कि रखें, होल्ड करें यार। आप एलआईसी, मैं सभी को ये बोलूंगा, आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से कंपेयर करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा होल्ड करना है कि नहीं करना है। उसको लोग कितनी वैल्यू कर रहे हैं और बजाज हाउसिंग कितनी वैल्यू कर रहे हैं, बस दैट्स इट। अपने कंपनी के कॉम्पिटिटर को पता कर लीजिए, आपकी बहुत सारी उलझने सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है। हम्म। सर जी, आईपीओ के दीवानों को वीए लाइनेक्स की लीजेंडरी कहानी बताइए, कोई नहीं लेगा फिर ये आड़ू दाड़ू कंपनी। अरे कोई कहानी नहीं है, सिंपली बस ये आईपीओ में एक लिस्टिंग गेन के लिए आता है रिटेलर। मैं आपको सच फ्रेंकली बताऊं, उसको मतलब ही नहीं कंपनी में क्या हो रहा है। वो देखता है एक दो वीडियो यूट्यूब पे, दो चार लोग तारीफ कर देते हैं, वो लास्ट दिन तो खरीदता है, वो भी 12-1 बजे के बाद, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ भाई सब्सक्रिप्शन ज्यादा आ चुका है, जीएमपी 50-60% चल रहा है, खरीद लो। बस वो यही लोग करते हैं। ठीक है, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बस मेजरली लोग ये चीज देखते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज का मतलब नहीं है। और ये लिखा हुआ है सर, 2 मिनट एनालिसिस ऑफ ऑरेंट प्रो सॉल्यूशंस। देख लेते हैं भी ऑरेंट प्रो सॉल्यूशन कैसी कंपनी है। 9,000 करोड़ की कंपनी है, ऊपर से राउंडिंग टॉप पैटर्न बना दिया है। ठीक है ना, तो अब तक तो बढ़िया चल रही थी, थोड़ी सी गिर गई है। कंपनी में मार्जिन थोड़े से स्टेबल है, मतलब मार्जिन फिक्स है, 21-22-23% है, मार्जिन स्टेबल है।
बिजनेस ग्रो कर रहा है तो कंपनी अच्छी है, पढ़ पढ़ सकते हो आप कंपनी को, ठीक है ना। जब इतना समझ में आ जाता है ना कि कंपनी अच्छी है, धंधा अच्छा चल रहा है, तो फिर आप पढ़ सकते हो। मतलब फिर कंपनी में फिर क्या डिटेल घुसना पड़ता है, ऊपर ऊपर से देखने से ये चीज मिलती है, ठीक है ना। क्या कंपनी बना रही है, इसमें लिखा हुआ है जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म बना रही है, स्मॉल ट्रांजेक्शन। एक तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, ठीक है ना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कंपनी एटीएम को मैनेज करने का काम कर रही है ना, वो कंपनियों का मुझे लगता नहीं है कि यार कुछ फ्यूचर है, जस्ट लाइक सीएमएसएल, ठीक है ना। उसका रीजन मैं बताता हूँ। आप खुद सोचो कि आप लास्ट बार एटीएम कब गए थे। मैक्सिमम लोग अपने इंडिया में सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, उस सैलरीड इंडिविजुअल्स का काम यूपीआई से ही हो जाता है, उसको तो एटीएम जाने की जरूरत ही शायद पड़ती ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब एटीएम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, जब एटीएम की जरूरत नहीं पड़ रही, तो कंपनी का क्या काम रह गया। वही कैश जो पहले, जो कैश की जो रोटेशन था, वो पहले 5 6 दिन 10 दिन होता था, अब वही रोटेशन बढ़ के 30 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन हो गए। क्यों? क्योंकि लोग कैश निकालते ही नहीं है। कैश निकालेंगे तो कैश पड़ा रहेगा, कैश पड़ा रहेगा तो कंपनी का इतना कोई काम आएगा नहीं, लोड आएगा नहीं। बस वो चीज है। हाँ ये है, जो दुकानदार है, बिजनेसमैन, उनके पास कैश आता है तो वो लोग फिर उन कंपनीज को देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम छोटा हो गया। आपने सुना होगा ना कि जो मार्केट साइज था एक उन कंपनीज का, वो छोटा हो गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। और क्वेश्चन है कोई? ठीक है ना, लाइक भी कर दीजिए, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि लाइक भी कर दीजिए करें, ठीक है ना। अ, हम्म सर मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए, लास्ट सवाल लेता हूँ बस। सर मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए आपके स्मॉल कैप स्मॉल केस में लगाने जाएं, जिससे मैं भी कमा लूं और आपकी फीस भी निकल जाए, अभी मेरे पास ओनली 8 लाख रुपए, ठीक है ना। देखो, ठीक है, मेरी बात सही है कि कितने देखो मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है। स्मॉल केस में सिस्टम क्या होता है कि आप मतलब जो अमाउंट डिसाइड होती है, मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो डिसाइड होती है जो 1 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख जितनी भी है। तो उसकी देखो सबकी कॉमन फीस रहती है, ठीक है ना। तो इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मिनिमम अमाउंट जैसा कुछ सिस्टम नहीं होता है। उस पर्टिकुलर स्मॉल केस के अंदर कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट मांगा गया है, वो चीज डिपेंड करती है। बाकी फीस से कोई लेना देना नहीं है कि इतनी फीस लगाओगे तो वो पूरी फीस रिकवर हो जाएगी, वो कुछ नहीं है। ये इतना पैसा लगाओगे तो पूरी फीस। सर मेरा 3.5 लाख का पोर्टफोलियो और मुझे भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करना था, कृपया मुझे बताएं कैसे करूं। सीधे सी बात है, प्ले स्टोर पे जाइए, स्मॉल केस की ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने अकाउंट से लॉगिन कीजिए, ब्रोकर को कनेक्ट कीजिए, फाइंड में स्मॉल केस में आइए, उसमें फाइंड कीजिए कि ये स्मॉल केस है। बस जो भी आपको अच्छा लगे वो बाय कर लीजिए, सिंपल। ज्यादा कुछ है नहीं स्मॉल केस में, उसमें कोई अलग से अकाउंट वगैरह कुछ नहीं खुला, ब्रोकर के अकाउंट से लॉगिन कर लेता है, ठीक है ना। इंटीग्रेट सिस्टम बना रखा है उन्होंने, बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे आज लास्ट सवाल था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा वो भी है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके नए नए क्वेश्चनों के साथ फिर हाजिर होंगे मंडे को। कल की छुट्टी है। जय श्री राम।